शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित दीवान विला के आलीशान ड्राइंग रूम में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। 70 वर्षीय दीवान चंद जी व्हील चेयर पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे की गहरी झुर्रियाँ और कांपते हुए हाथ गवाही दे रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी कड़ी धूप झेली थी। सालों की मेहनत से उन्होंने शून्य से शुरुआत करके 200 करोड़ का बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन आज उनके अपने ही घर में वो एक फालतू सामान की तरह कोने में पड़े थे। तभी उनके तीनों बच्चे धीरज, अंजलि और रोहन ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। तीनों किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। महंगे ब्रांडेड कपड़े, महकते हुए परफ्यूम और चेहरों पर आधुनिकता का घमंड साफ झलक रहा था। दीवान चंद जी ने रूधे गले से कहा, धीरज बेटा ज़रा सुनना। धीरज ने अपनी महंगी घड़ी पर वक्त देखा और झुंझलाकर बोला, डैड प्लीज़ जल्दी बोलिए, मुझे आज बहुत बड़े विदेशी क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना है, लेट हो रहा हूँ। बेटा आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। मैंने सुबह से तुम तीनों का इंतज़ार किया कि हम सब मिलकर उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे, पर तुम सब। दीवान चंद जी की आंखें डबडबाई हुई थीं। इस पर छोटी बेटी अंजलि तपाक से बोली, ओ गॉड डैड, आप हर साल वही पुराना रोना लेकर बैठ जाते हैं। मम्मी को गए 10 साल हो गए, आपके ज़िंदगी भर हम यही करते रहेंगे। और वैसे भी हमने पंडित जी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो मंदिर में पूजा कर लेंगे। अब इसमें हमारा वहाँ बैठना कहाँ ज़रूरी है। सबसे छोटा बेटा रोहन, जो अपने फ़ोन में व्यस्त था, लापरवाही से बोला, और हाँ डैड, मुझे अपने नए स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। मैंने आपके सेक्रेटरी को बोल दिया है, आप बस चेकबुक पर साइन कर दीजिएगा। मेरे दोस्त बाहर गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। दीवान चंद जी ने तीनों को देखा। वो कुछ कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि उनका दिल आज कितना उदास है। वो बस अपने बच्चों के साथ बैठकर 2 कप चाय पीना चाहते थे। लेकिन धीरज ने फ़ोन कान पर लगा लिया। अंजलि अपने पर्स को ठीक करने लगी और रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। किसी के पास भी उस बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं था। जब बच्चे चले गए तो दीवान चंद जी ने दीवार पर टंगी अपनी स्वर्गीय पत्नी सरस्वती की तस्वीर को देखा और भारी सांस लेकर बोले, सरस्वती, मैंने इन्हें दुनिया की हर दौलत दी, लेकिन शायद संस्कार देना भूल गया। मैंने इन्हें उड़ने के लिए आसमान तो दिया, पर अपनी जड़ों से जोड़ना भूल गया। लेकिन मैं इन्हें ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। उसी रात दीवान चंद जी ने अपने पुराने और वफादार वकील राघवेंद्र को घर बुलाया। दोनों के बीच रात के 2 बजे तक बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई और एक नया वसीयतनामा विल तैयार किया गया। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद एक सुबह दीवान चंद जी को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें शहर के सबसे महंगे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अस्पताल के कॉरिडोर में भी तीनों बच्चे इस बात से परेशान नहीं थे कि उनके पिता की जान खतरे में है, बल्कि वो आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि पिता के जाने के बाद बिजनेस का कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा। धीरज कह रहा था, फैक्ट्री और विदेशी शेयर्स मेरे नाम होने चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। अंजलि चिल्लाई, और शहर के दोनों मॉल वो मेरे हैं, डैड ने मुझसे वादा किया था। रोहन चिढ़कर बोला, आप दोनों सब रख लो, मुझे बस डैड का वो 200 करोड़ का बैंक बैलेंस और ये दीवान विला चाहिए। तभी डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बहुत दुखी मन से अपना सिर झुकाया और कहा, आई एम सॉरी, हम दीवान चंद जी को नहीं बचा सके। उन्होंने आखिरी समय में आप तीनों का नाम लिया था। तीनों भाई बहनों ने रोने का नाटक तो किया, लेकिन उनकी आंखों में असली आंसू नहीं थे। दीवान चंद जी का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया गया, क्योंकि बच्चों को समाज में अपनी नाक रखनी थी। लेकिन अंतिम संस्कार के ठीक चौथे दिन तीनों वकील राघवेंद्र के केबिन में पहुंच गए। वकील राघवेंद्र जी के केबिन में चारों तरफ कानून की मोटी मोटी किताबें रखी थीं। मेज़ के एक तरफ धीरज, अंजलि और रोहन बैठे थे। सबके चेहरों पर उत्सुकता और लालच साफ दिख रहा था। वकील साहब ने गहरी लंबी सांस ली, चश्मा नाक पर टिकाया और लाल रंग के लिफाफे से वसीयत निकाली। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मैं दीवान चंद अपनी पूरी होशो हवास में ये अंतिम वसीयत लिख रहा हूँ। मेरी कुल चल और अचल संपत्ति
लगभग 200 करोड़ रुपए की है। मेरे जाने के बाद ये पूरी संपत्ति मेरे तीनों बच्चों को बराबर हिस्सों में मिल जाएगी। तीनों के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। रोहन ने धीरज को कोहनी मारी, जैसे कह रहा हो, देखा सब कितना आसान था। लेकिन वकील साहब रुके नहीं। उन्होंने पन्ना पलटा और गंभीर आवाज़ में कहा, लेकिन ये संपत्ति उन्हें तब तक ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी जब तक वो मेरी एक आखिरी शर्त पूरी नहीं कर देते। शर्त ये है कि मेरे तीनों बच्चों को अगले 6 महीने तक शहर की चकाचौंध को छोड़कर दूर पहाड़ों पर स्थित हमारे पुश्तैनी गांव चंदनपुर के उस पुराने और जर्जर घर में एक साथ रहना होगा। वहाँ ना कोई नौकर होगा, ना वाईफाई, ना गाड़ियाँ और ना ही बाहर का खाना। आप तीनों को हर महीने केवल 5,000 रुपये का गुजारा भत्ता दिया जाएगा। जो इस शर्त को तोड़ेगा वो संपत्ति के एक एक पैसे से हमेशा के लिए बेदखल हो जाएगा और उसका हिस्सा अनाथ आश्रम को दे दिया जाएगा। ये क्या बकवास है? धीरज अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। डैड पागल हो गए थे क्या? मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। अंजलि ने अपना माथा पकड़ लिया। गांव चंदनपुर, वहाँ तो ढंग के टॉयलेट भी नहीं होंगे। मैं उस कीचड़ और धूल में 6 दिन नहीं रह सकती। 6 महीने तो दूर की बात है। रोहन ने वकील का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। आप झूठ बोल रहे हैं। डैड ऐसा क्रूर फैसला नहीं ले सकते। वकील राघवेंद्र ने शांत भाव से कागज़ आगे बढ़ा दिए। इस पर आपके पिता के हस्ताक्षर हैं और कोर्ट की सील है। फैसला आपका है। या तो 6 महीने गांव में गुजारिए या इस 200 करोड़ की संपत्ति को भूल जाइए। दौलत का नशा बहुत गहरा होता है। 200 करोड़ छोड़ने का दम किसी में नहीं था। भारी मन से एक दूसरे को कोसते हुए तीनों भाई बहन अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़कर गांव जाने के लिए तैयार हो गए। जब तीनों चंदनपुर गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो घर बहुत पुराना था, जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। कमरों में मकड़ी के जाले थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और बिजली सिर्फ दिन में 2-3 घंटे के लिए आती थी। शुरुआती 1 महीना किसी नरक जैसा था। रोज़ घर में चीख पुकार मचती। धीरज, जो कभी बिस्तर से खुद पानी का गिलास नहीं उठाता था, उसे सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी खींचना पड़ता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अंजलि, जिसके एक इशारे पर 5 नौकर दौड़ते थे, उसे चूल्हे के धुएं में फूंक मार मार कर रोटियां बनानी पड़ती थी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती और वो खांसते खांसते रो पड़ती। रोहन, जो रात रात भर पब और क्लबों में घूमता था, वो रात को चटाई पर सोकर मच्छरों से लड़ता और गर्मी से बेहाल रहता। हर रात तीनों आंगन में बैठते और अपने पिता को कोसते। डैड बहुत मतलबी थे, रोहन कहता। हाँ, उन्होंने जीते जी भी हमें सिर्फ पैसों की मशीन समझा और मरते समय ये सज़ा दे गए। धीरज अपनी खींच निकालता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, प्रकृति और समय ने अपना काम करना शुरू किया। जब इंसान के पास स्मार्टफोन की कृत्रिम दुनिया नहीं होती तो वो अपने आसपास के इंसानों को देखना और सुनना शुरू करता है। सालों से ये तीनों भाई बहन सिर्फ पार्टियों या बिजनेस मीटिंग्स में मिलते थे। उनके बीच भाईचारे से ज़्यादा औपचारिकता थी। पर यहाँ जब अंजलि का हाथ चूल्हे से जल जाता तो धीरज दौड़कर हल्दी लेकर आता। जब धीरज कुएं से पानी खींचकर थक जाता तो रोहन बिना कहे बाल्टी उठा लेता। रात को जब बिजली कट जाती तो तीनों आंगन में एक ही चटाई पर लेटकर आसमान के तारों को देखते। धीरे धीरे उनके बीच की कड़वाहट कम होने लगी। वो अपने बचपन की बातें याद करके हंसने लगे। कैसे वो एक ही साइकिल पर 3 लोग बैठकर स्कूल जाते थे, कैसे माँ के हाथ के पराठे के लिए लड़ते थे। उन्हें एहसास हुआ कि शहर की भागदौड़ में वो कितने दूर हो गए थे। गांव में रहते हुए 5 महीने बीत चुके थे। अब उनके चेहरों पर शहर का वो घमंड नहीं था, बल्कि गांव की हवा ने उन्हें शांत और सरल बना दिया था। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। घर के स्टोर रूम की छत से पानी टपक रहा था। धीरज, अंजलि और रोहन सामान को बचाने के लिए स्टोर रूम की सफाई करने लगे। तभी रोहन का पैर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से टकराया। वो अलमारी बहुत भारी थी और उस पर एक पुराना जंग लगा लोहे का ताला लटका हुआ था। अरे, इस अलमारी में क्या हो सकता है? रोहन ने पूछा। धीरज ने एक कुल्हाड़ी उठाई और ज़ोर से ताले पर वार किया। 2-3 चोटों के बाद ताला टूट गया।
उन्होंने जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें लगा था कि अंदर शायद सोने चांदी के गहने या गुप्त पैसे होंगे, लेकिन अंदर कोई ख़जाना नहीं था। वहाँ लकड़ी के 3 बड़े बड़े बॉक्स रखे थे। हर डिब्बे पर धूल जमी थी, लेकिन उन पर साफ अक्षरों में तीनों बच्चों के नाम लिखे थे, धीरज, अंजलि और रोहन। धीरज ने धड़कते दिल से अपने नाम का डिब्बा निकाला और उसका ढक्कन खोला। डब्बे के अंदर उसके बचपन के फटे हुए कपड़े, उसकी पहली टूटी हुई प्लास्टिक की घड़ी, उसकी स्कूल की वो रिपोर्ट कार्ड जिसमें वो गणित में फेल हो गया था, और बहुत सारे कागज़ के टुकड़े थे। धीरज ने उत्सुकता से एक कागज़ उठाया। वो एक पुराना बिल था। धीरज के बचपन में हुए एक गंभीर एक्सीडेंट के समय का अस्पताल का बिल। उस बिल के पीछे दीवान चंद जी की डायरी का एक पन्ना फटा हुआ चिपका था, जिस पर उनके हाथ की लिखावट थी। आज मेरे धीरज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आज रात तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को ख़तरा है। ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए थे। उस ज़माने में मेरे पास 500 रुपये भी नहीं थे। मैं शहर के हर बड़े आदमी के सामने गिड़गिड़ाया, अपने आत्मसम्मान को घुटनों पर रख दिया। लोगों ने धुतकारा, लेकिन मैं रोता रहा। आखिरकार एक सेठ ने मुझे इस शर्त पर पैसे दिए कि मैं उसके गोदाम में बिना पैसों के 2 साल तक मजदूरी करूँगा। आज जब ऑपरेशन के बाद मेरे धीरज ने आंखें खोली और मुस्कुराया, तो मुझे लगा कि मेरा स्वाभिमान बिकना भी सफल हो गया। मेरा बेटा सुरक्षित है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये पढ़ना था कि धीरज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू के कतरे उस कागज़ पर गिरने लगे। उसे याद आया कि जब वो बड़ा हो गया था तो वो अक्सर अपने पिता से चिल्लाकर कहता था, डैड, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? जो कुछ भी बिजनेस खड़ा हुआ है मेरी वजह से हुआ। आपने तो बस मुझे एक साधारण स्कूल में पढ़ाया। आज उसे समझ आया कि उस साधारण स्कूल की फीस के पीछे पिता ने अपना कितना बड़ा स्वाभिमान बेचा था। अब अंजलि ने कांपते हाथों से अपना डिब्बा खोला। उस डिब्बे में मिट्टी के कुछ टूटे हुए बर्तन, उसकी बचपन की गुड़िया और बहुत सारे सूखे हुए कागज़ के फूल रखे थे। साथ में पीली पड़ चुकी चिट्ठी थी। मेरी गुड़िया अंजलि को बचपन में कागज़ के फूलों से खेलना बहुत पसंद था। एक बार उसके 7वें जन्मदिन पर उसने ज़िद की कि उसे अपने कमरे में सिर्फ यही फूल चाहिए। उस रात बहुत भयानक तूफ़ान और बारिश थी। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। मैं पूरी रात साइकिल लेकर भीगते हुए शहर के सुनसान रास्तों और झाड़ियों से ये फूल चुनकर लाया, ताकि सुबह जब मेरी बेटी अपनी आंखें खोले तो उसके चेहरे पर मुस्कान हो। उस रात मुझे बहुत तेज़ निमोनिया हो गया था। मैं 7 दिन तक अस्पताल में रहा। पर जब अंजलि ने उन फूलों को देखकर मुझे गले लगाया तो मेरा हर दर्द गायब हो गया। अंजलि का दिल जैसे फट गया। वो ज़मीन पर बैठ गई और छाती पीट कर रोने लगी। उसे याद आया वो दिन जब वो कॉलेज में पढ़ती थी और उसके पिता उसके लिए अपनी पसंद की एक साधारण सी बनारसी साड़ी खरीद कर लाए थे। तब अंजलि ने वो साड़ी उनके मुंह पर फेंकते हुए कहा था, डैड, आपकी चॉइस कितनी चीप है। मैं ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ नहीं पहनती। मेरे दोस्त हंसेंगे मुझ पर। आज उसे एहसास हुआ कि जिसे वो चीप कह रही थी वो उसके पिता का अनमोल और निस्वार्थ प्यार था। अंत में रोहन ने भारी मन से अपना डिब्बा खोला। उसमें उसकी कॉलेज की पहली फ़ीस की रसीदें और एक पुरानी कलाई घड़ी थी। वो घड़ी दीवान चंद जी की पसंदीदा घड़ी थी, जिसे वो हमेशा पहनते थे, लेकिन अचानक उन्होंने उसे पहनना बंद कर दिया था। रोहन को हमेशा लगता था कि डैड कंजूस हैं, इसलिए नई घड़ी नहीं खरीद रहे। डिब्बे में रखी चिट्ठी में लिखा था, रोहन को शहर के सबसे महंगे बिजनेस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। डोनेशन और फीस मिलाकर 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उस समय मेरा पूरा बिजनेस घाटे में चल रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे। रोहन रो रहा था कि उसका साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन का आखिरी टुकड़ा और ये चांदी की घड़ी जो मुझे मेरे बाबूजी से मिली थी बेचकर उसकी फ़ीस भरी। रोहन को लगा कि उसके डैड बहुत अमीर हैं, इसलिए सब आसान था। मैं उसे कभी ये नहीं बताना चाहता था कि उसके सपनों की खातिर मुझे अपनी पहचान बेचनी पड़ी। मैं बस चाहता था कि मेरा छोटा बेटा दुनिया के सामने कभी कमतर महसूस ना करे। तीनों भाई बहन उस अंधेरे सीलन भरे स्टोर रूम में
उन डिब्बों को अपने सीने से चिपका कर फूट फूट कर रोने लगे। पूरे घर में उनके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। जिस पिता को वो कड़क, मतलबी, रूखा और पैसों के मशीन समझते थे, वो पिता तो अपनी पूरी ज़िंदगी उनके पैरों के कांटों को अपने हाथों से चुन रहा था। वो याद करने लगे कि कैसे उन्होंने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया, कैसे उनकी हर बात का मजाक उड़ाया, कैसे उनकी बीमारी में भी वो सिर्फ पैसों की बातें करते रहे। धीरज रोते हुए बोला, हम कितने अंधे थे। हमने हमेशा डैड की तिजोरी देखी, उनका आलीशान बंगला देखा, लेकिन कभी उस बंगले की नींव में लगा उनका खून पसीना नहीं देखा। हम कितने घटिया बच्चे हैं। 6 महीने पूरे हो चुके थे। तीनों भाई बहन वापस शहर लौटे और वकील राघवेंद्र के कैबिन में पहुँचे। लेकिन इस बार उनके चलने के तरीके में, उनके कपड़ों में और उनकी आंखों में वो पुराना घमंड और दौलत की भूख गायब थी। वो शांत थे, गंभीर थे और उनकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। वकील साहब ने मुस्कुराते हुए तीनों को देखा और कहा, बधाई हो, आप तीनों ने अपने पिता की कठिन शर्त पूरी कर ली। अब मैं आधिकारिक रूप से 200 करोड़ की संपत्ति आप तीनों के नाम ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। ये रहे पेपर्स, इस पर साइन कर दीजिए। धीरज आगे बढ़ा। उसने वकील साहब के हाथ से वसीयत के कागजात लिए। उसने उन कागज़ों को एक पल के लिए देखा, फिर अपनी बहन अंजलि और भाई रोहन की तरफ देखा। दोनों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। धीरज ने मुस्कुराते हुए उन 200 करोड़ की वसीयत के कागज़ों को बीच से फाड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। वकील राघवेंद्र हैरान रह गए। अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोले, धीरज, ये क्या किया तुमने? ये कोई मजाक नहीं है, पूरे 200 करोड़ रुपए हैं। धीरज ने भीगी आँखों लेकिन बहुत शांत स्वर में कहा, वकील साहब, हमारे डैड ने हमें जो इन 6 महीनों में सिखाया है वो इस 200 करोड़ से कहीं ज़्यादा कीमती है। उन्होंने हमें हमारी जड़ें याद दिलाईं। उन्होंने हमें सिखाया कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि साथ रहने, एक दूसरे का हाथ थामने और त्याग करने से बनते हैं। हमें ये संपत्ति नहीं चाहिए। हम इस पूरी संपत्ति को दीवान चंद मेमोरियल ट्रस्ट में दान करते हैं, जिससे चंदनपुर गांव में एक बड़ा अस्पताल और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनाया जा सके। अंजलि ने आगे बढ़कर धीरज का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ वकील साहब, अब हम अपनी मेहनत से कमाएंगे और एक साथ रहेंगे। डैड ने हमें जो परिवार वापस दिया है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सुनकर वकील राघवेंद्र जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे बनी तिजोरी से एक और सफ़ेद रंग का लिफाफा निकाला। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे बच्चों। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर 6 महीने बाद मेरे बच्चे सिर्फ पैसों के लिए वापस आएँ तो उन्हें वो संपत्ति दे देना, क्योंकि फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो संपत्ति ठुकरा दें तो उन्हें मेरी ये आखिरी चिट्ठी देना। धीरज ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें दीवान चंद की आखिरी पंक्तियाँ लिखी थीं, मेरे प्यारे बच्चों धीरज, अंजलि और रोहन, मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन ये संपत्ति ज़रूर ठुकरा दोगे। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तो तुम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होगे। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफ़रत नहीं बल्कि प्यार होगा। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, पर जो परिवार मुश्किल वक्त में एक साथ खड़ा रहता है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। मेरी असली वसीयत कोई ज़मीन या पैसा नहीं थी। मेरी असली वसीयत तुम्हारा ये आपस का प्यार है जो मैं तुम्हें वापस सौंप कर जा रहा हूँ। अब जाओ और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तीनों भाई बहनों ने उस चिट्ठी को चूम लिया और एक दूसरे को गले से लगा लिया। आज दीवान विला में दीवान चंद जी तो नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई सीख और उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था। ये कहानी हमें ये बहुत बड़ी सीख देती है कि माता पिता का प्यार हमेशा ऊपर से दिखाई नहीं देता। कई बार उनकी सख्ती, उनका हमें टोकना या हमारे लिए उनका संघर्ष पर्दे के पीछे छिपा रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत पैसा, गाड़ियाँ या जायदाद नहीं है, बल्कि माता पिता के दिए हुए संस्कार और परिवार की एकता है। जब तक माता पिता जिंदा हैं उन्हें समय दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद करोड़ों रुपए भी उनके हाथ के
एक स्पर्श की कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।